तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 15 अगस्त के भाषण से पहले और उनके 100 करोड़ के पैकेज के ऐलान से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे मैं अपलोड करूंगा और उसमें आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 के अंदर उनके हाथ में सत्ता की कमान दी गई थी, तब इस देश के ऊपर 56 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। लेकिन आज जब 2022 के दौर की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो कर्जा जो है बढ़कर 139 लाख करोड़ का हो गया है। यहाँ पर मेघालय में बीजेपी के नेता के फार्म हाउस पर देह व्यापार चल रहा था। वहां जब पुलिस की छापेमारी हुई तो 6 नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया गया और 72 लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। सरकार इन बच्चों को ऊपर अगर जिस तरीके से हम कावड़ यात्रा लेकर जाते हैं तो हम पे पुष्प वर्षा करती है, तो जब हम रोजगार मांगने जाएं तो हम पे लटकी वर्षा क्यों की जाती है? सवाल का जवाब दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस देश के अंदर पूरे देश के नाम पर वोट मांगा गया, पूरे देश में जगह जगह जाकर गुजरात के नाम पर वोट मांगा गया और गुजरात मॉडल के कसीदे पढ़े गए या फिर कह लीजिए गुजरात मॉडल की तारीफें पढ़ी गई और कहा गया कि गुजरात जो है वो स्मार्ट सिटी के दायरे में आता है। आज सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीधा कि जिन राज्यों में शराबबंदी है उन राज्यों में डोमिनोज, स्विगी और तमाम चीजें, जोमेटो और स्विगी से भी फास्ट डिलीवरी होती है शराब की। जहरीली शराब पीने से गुजरात के अंदर कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ये बात आपको पता है। अब गुजरात से ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, लेकिन गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन अब तक गुजरात को लेकर कुछ भी नहीं बोले हैं, चुप हैं। एक ट्वीट नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। और गुजरात में लगातार जो है वो जहरीली शराब बिक रही है। गुजरात हो, बिहार हो, जहां जहां शराब बंद है वहां पर जहरीली शराब पीकर लोगों को मारने का काम किया जा रहा है। इस देश के अंदर शराब की आड़ में देश के नौजवान को बर्बाद किया जा रहा है और हिंदू और मुस्लिम के नाम पर देश में दंगे फैलाने से देश के नौजवानों की जो मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, उनसे लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा अहम मुद्दा आज का यह है कि देश के अंदर आप सभी लोगों को पता होगा कि विपक्ष के कुछ नेताओं ने इस देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे उठाने का प्रयास किया। वो मुद्दे थे जीएसटी के ऊपर, महंगाई के ऊपर बात करने का, बहस करने का। बहुत सारे सांसदों को, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों, इन सांसदों को निलंबित कर दिया गया। कुछ समय के लिए उनको संसद में जाने से रोक दिया गया है। यानी कि सीधे तौर पर देश के संविधान की सबसे बड़ी अदालत संसद, जहां पर देश के मंत्री, देश के नेता चुन के भेजे जाते हैं ताकि वो जाकर देश के लोगों की आवाज को उठाएं। लेकिन आज जब वो संसद के अंदर, सदन के अंदर जीएसटी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, नोटबंदी के ऊपर चर्चा करने की बात करते हैं तो चर्चा नहीं करी जाती है। और जब वे सदन के अंदर खड़े होकर बोलते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप सदन की गरिमा को तोड़ रहे हैं। क्या सदन की गरिमा यही है कि सदन के अंदर हम सरकार की चापलूसी करें या सरकार की गुलामी करें, या फिर महंगाई इस देश के अंदर सबसे बड़ा और सबसे गंदा शब्द है ये कह दिया जाए? पहले इस देश के अंदर देश के जो नौजवान हैं, जो देश के जवान हैं सरहद पर, वो को चौकीदार बनाया जाता है। आज एक सवाल आपसे पूछता हूं कि क्या मतलब समझते हैं आप इस देश के अंदर जवानों का? क्या अर्थ है देश के जवान का? क्या समझते हैं आप उनको कि ये समझते हैं कि वो लोग सरहद पे जाकर ड्यूटी करते हैं, उनको कैंटीन की सुविधा मिलती है, उनको तमाम सुविधाएं मिलती है? नहीं, उनको कोई सुविधा नहीं चाहिए। अगर सुविधा चाहिए होती तो वो बिजनेस करते, सुविधा चाहिए होती तो कोई और किसी और एजेंसी में जाके, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर नौकरी करते, आराम से घर बैठ के बिजनेस करते। नहीं, उनको सुविधा नहीं, उन्हें इस मुल्क के अंदर इस तिरंगे को आजादी के साथ लहरता हुआ देखना है। क्या अर्थ है इस देश के जवानों का आपकी नजर में? अर्थ इस देश के जवान का यह है कि खेत के अंदर अगर किसान अनाज पैदा करता है और बड़ी ही आराम से अनाज को पैदा करता है, गेहूं को, अनाज को पैदा करता है अपने खेत के अंदर, और ये सोच के पैदा करता है कि सरहद पर उस गेहूं की रक्षा करने, उसके सरहद की हिफाजत करने के लिए देश का जवान खड़ा हुआ है। एक माँ सुबह उठ के अपने बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजती है और बड़ी बेफिक्र होकर घर के काम में व्यस्त हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसका बेटा स्कूल पढ़ने गया है और उसका देश सुरक्षित है, क्योंकि उसके देश का जवान सरहद पर सुरक्षा कर रहा है। एक चौकीदार रात को चौकीदारी करने के लिए घर से निकलता है, उसके घर वाले उसको फोन करके पूछते भी नहीं है, वो सुबह घर पे पहुंच जाता है सही सलामत। वो इसलिए सही सलामत घर पे पहुंचता है क्योंकि वो जानता है कि उसके देश का जवान, वो भले ही सो जाए एक बार को, लेकिन उसके देश का जवान 24 घंटे दिन प्रतिदिन, रात दिन, सुबह शाम इस देश की सरहद की हिफाजत कर रहा है। वो इस देश का जवान है जिसको चौकीदार बनाने का प्रयास इस देश की सरकार ने किया है। इस देश के अंदर बहुत सारे नेता और मंत्री जो हैं वो चुप और गूंगे और बहरे हो चुके हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भारत देश के ऊपर जो कर्जा था, जब देश के 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी बने थे, तब मैं आपको एक डाटा बताना चाहता हूं
जब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 के अंदर उनके हाथ में सत्ता की कमान दी गई थी, तब इस देश के ऊपर 56 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। ये बात पूरे देश को, सभी लोगों को पता है। लेकिन आज जब 2022 के दौर की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो कर्जा जो है बढ़कर 139 लाख करोड़ का हो गया है, जो कि 2023 में 156 करोड़ का हो चुका है। ये बात मैं आपको बता दूं सीधे तौर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में इस देश के ऊपर लगातार कर्जा बढ़ते पे बढ़ता जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ना तो इस सवाल पर बहस करना चाहते हैं और ना वो इस सवाल का कभी जवाब देना चाहते हैं। बहरहाल एक बात मुझे बड़ी अच्छी याद आई और उस सवाल का जवाब सिर्फ देश के पीएम से जानना चाहता हूं। आप हर बार लाल किले पे खड़े होकर 100 करोड़ के पैकेज का ऐलान करते हैं। आप पिछली बार का जब मोदी जी का भाषण सुनेंगे तो वो 100 करोड़ के पैकेज का ऐलान करते हैं। इससे पिछली बार जब आप सुनेंगे तब भी इन्होंने 100 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। तो इस बार नरेंद्र मोदी जी आप 100 करोड़ का पैकेज एक वीडियो में बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं। वो वीडियो आप देखिएगा, वो वीडियो है लाल किले की। जी हां, दिल्ली के लाल किले के पास से वो वीडियो शूट करूंगा मैं, और वीडियो शूट करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि कई किलोमीटर तक इस देश के अंदर भिखारी सोते हैं। उनके पास ना तो सर ढकने के लिए छत है, ना उनके पास 2 वक्त की खाने को रोटी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 15 अगस्त के भाषण से पहले और उनके 100 करोड़ के पैकेज के ऐलान से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे मैं अपलोड करूंगा और उसमें आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से नियर है हनुमान मंदिर, लाल किले के पास में हनुमान मंदिर है, लाल किले के पास में जामा मस्जिद है और एक निगम बोध घाट है, शमशान घाट है। मैं आपको पूरी वहां से फुटेज दिखाऊंगा जिसमें दिखाऊंगा कि किस तरीके से देश का नागरिक रात को सड़कों पर सोता है, ना उसके पास खाने को रोटी है और ना उसके पास पीने योग्य शुद्ध जल है। तो ये जो 100 करोड़ के पैकेज का ऐलान आप नरेंद्र मोदी जी करेंगे ना, तो 100 करोड़ के पैकेज का ऐलान डायरेक्ट यहां के देश के गरीबों को दे दीजिएगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्हों के ऊपर लगातार आरोप और प्रत्यारोपण लगते रहते हैं। एक नेता बीजेपी का एमएलए, आप सभी को याद होगा, कुलदीप सिंह सेंगर, जिसने देश की बेटी के साथ बलात्कार किया। बलात्कारी पार्टी के नेता हैं कुलदीप सिंह सेंगर, बलात्कारी पार्टी के नहीं, बलात्कारी एमएलए हैं, बलात्कारी नेता हैं। अब उन्हीं की पार्टी के एक नेता हैं मेघालय से, बीजेपी के नेता, उनके फार्म हाउस में देह व्यापार का जो है वो धंधा पकड़ा गया। देह व्यापार के मामले में जो है 6 नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया गया है और इसमें 72 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये बात मैं आपको बता दूं, ये मेघालय की घटना है, जहां पर मेघालय में बीजेपी के नेता के फार्म हाउस पर देह व्यापार चल रहा था। वहां जब पुलिस की छापेमारी हुई तो 6 लड़कियों को, 6 नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया गया और 72 लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। इस देश के अंदर अगर आप बात करें महिलाओं की असुरक्षा की, तो आपको बता दूं कि बीजेपी के नेताओं से ही आपको अपनी बहन बेटियों को बचाने की जरूरत है। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा डाटा आप लोगों के पास देना चाहता हूं कि कस्टडियल डेथ, जो कस्टडी में जो डेथ होती है, पुलिस कस्टडी में जो डेथ होती है, उस मामले में एक डाटा सामने आया है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उस डेथ के अंदर सबसे ज्यादा टॉप नंबर 1 पर, कस्टडी डेथ के अंदर जो है वो टॉप नंबर पर 2021 और 22 का डेटा मैं आपको दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश, जहां पर कस्टडी डेथ सबसे ज्यादा है, 501, वहां पर कस्टडी डेथ हुई है, 501। दूसरे नंबर पर मैं आपको बता दूं पश्चिम बंगाल है, तीसरे पर बिहार है और चौथे पर मध्य प्रदेश है। यानी 4 राज्य जो टॉप 4 में आते हैं, उनमें से 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। पूरे देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर दंगे पैदा करे जाते हैं। हाल ही में कावड़ यात्रा जो है वो समाप्त हुई है। कल तमाम शिव भक्त कावड़ियों ने, जो भगवान शिव हैं, उनके ऊपर जल अर्पित किया, उनका रुद्राभिषेक किया, भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित करने का काम किया। तो कई जगह पर मुसलमान भाइयों ने गुलाब का फूल देकर तमाम शिव भक्त कावड़ियों का स्वागत भी किया। लेकिन ये काम देश की जनता ने तो बखूबी किया, लेकिन नेताओं ने क्या किया, कई जगह हादसे की इतनी भयानक तस्वीरें और जो ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, वो सामने आए कि कितने कावड़ियों की जो है वो डेथ भी हुई, लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं बोली। 7 कावड़ियों की डेथ जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। वहां पर आपने देखा किस तरीके से रोड हादसे में 7 कावड़ियों की डेथ हो जाती है। वहीं मध्य प्रदेश के अंदर भी डेथ होती है और वो लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन सरकार कुछ नहीं बोलती है। तो एक बात आप लोगों को समझनी होगी कि जब आपके बच्चे घर से कावड़ लेकर निकलते हैं तो उनके ऊपर पुष्प वर्षा करी जाती है, और वही बच्चे जब रोजगार मांगने के लिए सड़कों पर निकलते हैं तो उन पर लटकी वर्षा करी जाती है। हम शिव जी को जल अभिषेक करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और वो हम लगातार करते रहेंगे। लेकिन सरकार इन बच्चों को ऊपर, अगर जिस तरीके से हम कावड़ यात्रा लेकर जाते हैं तो हम पे पुष्प वर्षा करती है, तो जब हम रोजगार मांगने जाएं तो हम पे लटकी वर्षा क्यों की जाती है? सवाल का जवाब दीजिए। दूसरी बात यह कि एक बात आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि हिंदू और मुसलमान के बीच आकर आप अपना आपसी प्रेम और भाईचारे को क्यों समाप्त कर रहे हैं? इस देश के अंदर नफरत तो जंगली सुअर भी बांट रहे हैं। आप लोग प्यार और मोहब्बत बांटने का काम कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।